जय हिंद। आज हम लोग क्वेश्चन 405 से लेकर 501 तक क्वेश्चन देखेंगे। इसके 4 क्लास पिछले में करा दिए, 1 से लेकर 404 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आज हम लोग 405 से क्वेश्चन शुरू करेंगे टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। 404 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो फारूकुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। जब फारुकुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल 1974 से 1977 के मध्य अपन पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। वो राष्ट्रपति पद पर कभी नहीं रहे। वो तीनों ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सुभोजित किया है। तो सही भी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें, अब ये भी चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 406, श्री मोहम्मद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कहा था। श्री मोहम्मद अंसारी के उपराष्ट्रपति में 13वें स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, अब जितने भी उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल हम लोग देख लेते हैं। भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं, ये देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 1952 से लेकर 1957 तक है। अब देखिए, दो बार है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1957 से लेकर 1962 तक भी रहे थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 1967 तक रहे। बीबी गिरी कब रहे? 1967 से लेकर 1969 तक। गोपाल स्वरूप पाठक कब रहे? तो 1969 से लेकर 1974 तक। बी.डी. जत्ती 1974 से 1989 तक रहे। एम हिदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर 1984 तक रहे। आर वेंकटरमण 1984 से 1987 तक रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक रहे। के आर नारायणन 1992 से 1997 तक रहे। डॉक्टर श्री कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक रहे। 14वें वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक रहे। जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक, जो अभी चेंज हो गया है। बताइएगा कौन अभी पुणे वर्तमान के उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 407, उपराष्ट्रपति को सेवा काल होता है तो क्या होता है? 5 वर्ष का सेवा काल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का सेवा काल 5 वर्षों तक होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। इसके अंतरिक्त यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित करे तो लोकसभा उसे स्वीकार करे तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 408, क्वेश्चन नंबर 408, उपराष्ट्रपति का पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है। कैसे? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 409, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2003-13 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु समिति भाग नहीं होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल के चयन समिति में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता, जबकि प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा विपक्ष दल नेता, कम से कम 50% सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी में महिला होगी। क्वेश्चन नंबर 410, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? तो वो फारूकुद्दीन अली अहमद कभी नहीं रहे। इसका प्रयोग देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 411, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं तो कौन कौन होते हैं?
ऑप्शन नंबर बी, दोनों सदनों से निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलाकर बने निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 412, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने से लिए अर्थ हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गलत उसमें मत हो। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(3) के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु तथा अनुच्छेद 66(4) के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार अधीन है, उक्ति सरकार और किसी नियंत्रण में किसी स्थानीय अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ या पद धारण करता है, वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 413, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने 1952 से 1962 तक पद पर किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वो द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। वो भारतीय संस्कृति के सुहाग, प्रमुख शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक अवस्थान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण वर्ष 1954 में भारत सरकार उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अंकित किया, भारत रत्न दिया गया। क्वेश्चन नंबर 414, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभा होता है? तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हुए इस सदन का राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है, अतः इस मतदान का अधिकार नहीं होता, फिर भी वह सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 415, उपराष्ट्रपति का पद है संविधान के द्वारा सृजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुसार 63 के तहत सृजित किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्ज पर तैयार किया गया है। यह देश से दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी तथा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब संसद के और भारत के विषय के बारे में क्वेश्चन जितने आएगा देखेगा। देखिए, निम्नलिखित संसद को उसके संबंधित देशों से सम्मिलित करे और दिए गए विकल्प सही उत्तर का चुने। देखिए, दक्षिण कोरिया के संसद को क्या कहते हैं? दक्षिण कोरिया के संसद को क्या कहते हैं? उपरोक्त में से कोई ना देख लिया, मिला लेना। ऑप्शन नंबर ई सही, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि देखिए किसी का मिला सही नहीं है। देखिए अब इसको क्या कहते हैं। दक्षिण कोरिया के संसद के नाम राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। उत्तर कोरिया का सर्वोच्च लोकसभा कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रीय सभा कहा जाता है और फिलीपींस संसद के नाम कांग्रेस। देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सभा, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च लोकसभा, नेपाल के राष्ट्रीय सभा, फिलीपींस के कांग्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 417, किस देश का संविधान सरकार का संसदीय और आध्यात्मिक दोनों रूप से मिश्रण है? तो फ्रांस का संविधान मिश्रण है। फ्रांस का संविधान सरकार के संसदीय और अध्यक्षीय दोनों रूप से मिश्रण है। एक तरफ से फ्रांस के संविधान के अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया, जिसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 418, क्वेश्चन नंबर 400, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? क्या होता है?
वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरकार के बजट प्रस्तावों का खर्ची में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के बजट प्रस्ताव में खर्च में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। यह संसद के सदस्यों को बजट में परिलक्षित सरकारों की नीतियां और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने की अनुमति देता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। नीति कटौती, व्यक्ति व्यायिकता कटौती, टोकन कटौती होता है। कौन-कौन? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 419। कौन नंबर? 419 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए 25, 30 और 35 वर्ष चाहिए। क्वेश्चन नंबर 420। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है, राज्य की सहमति के बिना किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देशों के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन आदि में किए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए विधि बना सकती है। ऐसी विधि भारत संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है। ऐसी विधियों को किसी राज्य का विधानमंडल इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि इस विधि से उसकी शक्तियों में कमी आए। क्वेश्चन नंबर 421। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल 4 स्थगन सदनों के नेता द्वारा अकेले किया जा सकते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, सदन का आहूत करने का अर्थ है कि सत्र की शुरुआत करना, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा किया गया जाता स्थगन सत्रवसन नहीं होता है। स्थगन एक बैठक के लिए एक अस्थायी विराम है, जबकि सत्रवसन एक पूरे सत्र को समाप्त करता है। स्थगन के बाद कार्यवाही एवं पूर्व निर्धारित समय पर फिर से शुरू होता है, लेकिन सत्रवसान के बाद एक नया सत्र बुलाया जाता है। स्थगन अकेले सदन के नेता द्वारा नहीं किया जा सकता, यह पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो लोकसभा के मामले में से स्पीकर और राज्यसभा के मामले में सभापति होता है। निकटतम सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जिन्हें चुनाव होते हैं वो केवल लोकसभा पर लागू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 422। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या शर्त है? निंदा प्रस्ताव तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है। देखिए, निंदा प्रस्ताव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में इसकी स्वीकृति के आधार का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री का मंत्री समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हो सकता है। केवल अविश्वास प्रस्ताव केवल पूर्ण मंत्रिपरिषद ही अविश्वास प्रस्ताव का विषय हो सकता है। निंदा प्रस्ताव में इस प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियां और प्रस्तावों की निंदा की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव में इस मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास को प्रशंसा करने के लिए पेश किया जाता है। यदि संसद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो मंत्रिपरिषद किसी भी सदस्य को पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री से पूरे मंत्रिमंडल इस्तीफा देने के बाद हो जाता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो पूरा मंत्रिपरिषद को लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 423। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के कोरम का तो 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
कोरम का गण पूर्ति भी कहा जाता है। लोकसभा में 1/10 की होता है बैठक के लिए। अब बिना कोरम पूरा होने कोई भी बैठक के लिए कार्य पूरा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 424, संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्री परिषद तब तक पर बनी रही जब तक उसे निम्नलिखित समर्थन प्राप्त हो। देखिए क्या कहता है। संसद के ऊपरी सदनों के सदस्य का अल्पमत, संसद के ऊपरी सदन के सदस्यों का बहुमत, निचले सदन के सदस्य का अल्पमत, संसद के निचले सदन के सदस्य का बहुमत। संसद को निचले सदस्यों का बहुमत चाहिए उसे चलाने के लिए, यानी लोकसभा से तब तक बन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 425, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान आकर्षक प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। ध्यान आकर्षक प्रस्ताव नियमबाजी में निम्नलिखित नहीं है। देखिए, इस प्रस्ताव का उपयोग सदस्य के किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उनसे आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करने के लिए कहता है। शून्यकाल की तरह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी भारतीय संसदीय प्रक्रिया का नवाचार है। शून्यकाल के विपरीत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उल्लेख प्रक्रिया के नियमों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 426, संसद के अनुमान समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही है। अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट्स कमेटी, स्वतंत्रता के पक्ष पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्यों की संख्या 30 होता है और सभी सदस्य लोकसभा से अनुपातिक प्रतिशत एकल कमणीय पद द्वारा निर्वाचित होते हैं। समिति में अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। देखिए, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य 36, वही लोकपाल में समिति में कितना हो जाएगा? तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है, उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति वित्तीय कामकाल के संबंधित इसका प्रमुख कार्य वार्षिक अनुदान और जांच करना, अतिरिक्त पूरक अनुदानों का चर्चा करना होता है। समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। इसे अस्थायी वित्त व्ययिता समिति भी कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। क्वेश्चन नंबर 427, निम्नलिखित में कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 428, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नियंत्रण को महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण किया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 148 151 के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान है। यह संघ और राज्यों के या किसी नियामक के लेखा और व्यय परीक्षण के अपनी रिपोर्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 429, भारत के संसद में होते हैं तो कौन होता है? राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा सही। देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में भारतीय संसद का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 430, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल हो सकता है तो 6 महीने का हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति का दोनों सदनों का आहूत करने का शतवसान और लोकसभा का विघटन करने के लिए शक्ति आहूत करने के बारे में संविधान में राष्ट्रपति पर एक कर्तव्य और अधिरोपित किया गया। यह कि वो दोनों सदनों के लिए अंतराल पर आहूत करेगा। यह एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 6 महीने का अंतराल नहीं हो पाएगा। अनुच्छेद 85(1) में संसद के प्रथम अधिवेशन और उनके शतवसान विघटन के बीच की अवधि को सत्र कहा जाता है। दीर्घावधि संसद के शतवसान होने से और 9 सत्र में उसके समावेश होने के बीच में समय को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 431,
एक एमपी की सीट का रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता था। कितने बार? 2 माह तक अनुपस्थित रहा या सदन में, तो उसके पद को रिक्त को रिमूव कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। देखिए, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन के अवधि से अधिक समय के लिए सदन को सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है और 7 दिन की अवधि तक गणना में सदन के संस्थागन और सत्रासन के लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 432, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। देखिए, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। इस समिति के 22 सदस्य और 15 सदस्य लोकसभा में तो 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। लोक लेखा समिति के द्वारा भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया वार्षिक लेखा परीक्षक के संबंधों के प्रतिवेदनों को भी जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 433, सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। देखिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होना संभव नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के आधार पर काम करती है और सरकार का कोई भी अंग नहीं होता। निरंकुश ना हो जाए इसीलिए संविधान के रोकथाम चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई। इसी उद्देश्य के कार्यपालिका को व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे का स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त विधायिका तथा कार्यपालिका मनमानी पूर्ण कृत्यों से ऊपर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है और वो इनके संविधान के विरुद्ध कार्यों का विरोध घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात किया गया है। 79 में संसद र से का जो राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, राष्ट्रपति राज्यसभा ये संसद के 3 अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 434, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ऑप्शन है विधान पालिका, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 435, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर सी। अब बुलाता कौन है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति बुलाता है, 108 अनुच्छेद के तहत बुलाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रधान वो अनुच्छेद 118(4) के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारणा किया जाए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 436, वार्षिक वित्तीय विवरण पर एक वित्त विधायक को संसद में इनमें से क्रम किन अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी 112 110 के अनुसार किया जाता है। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है जिसके आमतौर पर बजट कहा जाता है। अनुच्छेद 112 एक के अधीन राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार के उस वर्ष की प्राप्ति और व्ययों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधायक की परिभाषा दी गई है तथा साथ ही अनुच्छेद 10 के 3 में धन विधायक का विनिश्चय एवं अनुच्छेद 10(4) में धन विधायक का प्रस्तुतिकरण तथा राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी प्रावधान दिया गया है। क्योंकि सभी धन विधायक वित्त विधायक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधायक धन विधायक नहीं होते। इसी दृष्टिकोण से ये विचार किया जाएगा जो विकल्प भी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 437, भारत के संचित निधि का भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? तो भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है अनुमोदन पर। भारत के संचयी निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 क में किया गया है।
सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आय कर और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण को वसूली जो धन प्राप्त होता है, वो सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। संचित के अनुमोदन के द्वारा दी ही सरकार का अपने खर्चों का वहन इसी निधि से करती है। इसीलिए भारत की संचित निधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 438। एक विधायक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वो राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधायकों के संबंध में प्रावधान संबंधी उपयुक्त अनुच्छेद 111 में विधायकों को राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध उपाधि एक विधायक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, वो अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, अर्थात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत कोई विधायक अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 439। एक साधारण विधायक को प्रस्तावित किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 440। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदानों की मांग संसद में पेश की जा सकती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक अनुदान। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 प्रकरणों के संबंध प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 113 का सभी प्रकरण जो संचित निधि पर भारतीय में है और संसद के मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे परंतु उन पर चर्चा हो सकती है। अनुच्छेद 113 के 2 संचित निधि पर भारतीय व्यय से भिन्न अन्य व्यय से संबंधित प्रकरण लोकसभा के समक्ष अनुदान मांगों के रूप में रखी जाती है। मांग को अनुमति देने और रोकने तथा निर्देश मांगों को रकम कम करने की शक्ति लोकसभा में निहित होगी। अनुच्छेद 113 के 3 किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय के विभाग के संबंध में अनुदान एक मांग प्रस्तुत की जाती है। बड़े मंत्रालयों और विभागों की तरफ से एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है। विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है, यह निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 441। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका का नियम विनिमय बनाने के लिए प्रतियोगी शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही। अधीनस्थ विधान पर समिति समितियां। देखिए, कार्यपालिका का नियम विनिमय बनाने के लिए प्रतियोगी शक्ति से संबंधित समिति अधीनस्थ विधान समिति किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रतियोजित विधायक कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक नियम और उपनियम विनिमय उपविधि निर्देश अथवा आदेश को जिसको संसद के समक्ष रखा जाता है अपेक्षित हो ताकि यह जांच हो सके कि संसद द्वारा कार्यपालिका के प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है, नहीं कि यह समिति इस पर विचार करते का वो प्रतिवेदन करते हैं। इसी जांच करना तथा इस पर प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा अलग अलग 5 सदस्यीय अधीनस्थ विधान समिति का गठन स्पीकर सभापति द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 442। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व इसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व संसद दोनों सदनों द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया का तत्पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित मनोनीत भाग ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 443। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 444। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 20 सही है। भारतीय समूह का एक समस्त निकाय है जिसका गठन वर्ष 1949 में किया गया था, परंतु इसका प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 में पारित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 445 संसद का कार्य विधि निर्माण, कार्यपालिका की नियुक्ति, वित्तीय मामला का नियंत्रण, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति रखती है। ये विधि निर्माण, कार्यपालिका की नियुक्ति, वित्तीय मामला का नियंत्रण करती है। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों को भी जांच करती है और उस पर नियंत्रण भी रखती है। क्वेश्चन नंबर 446 निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन पर अस्तित्व में आया था? ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव थे। एक हम आप लोगों को सुझाव देंगे, इसका हम जितना पीआईक्यू हुआ एक हम 2 घंटा में एकदम फास्ट रिवीजन करा वो पहले देख कर और तब आप लोग की सेट क्या देखेगा तब आप और समझ पाएंगे। वो 2 घंटा में 2 घंटा पूरा 1000 प्लस क्वेश्चन वो आप देख लीजिएगा। वही वीडियो बार-बार फिर क्वेश्चन लगे तब आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। 73 एवं 74 संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में क से 9 तक के कुल 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची तक का प्रदान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में भाग 9 क अनुच्छेद 243 त से 7 तक एवं 12वीं अनुसूची प्रदान किया गया है। 73-74 संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 447 भारत के 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के कुल कितनी सीटें हैं? यानी वर्तमान वाला 1272 वर्तमान के क्वेश्चन देखो बीपीएससी स्कूल टीचर के क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन है। देखिए भारत के 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल 1272 सीट 1800 सीटें हैं। इसमें 888 सीट लोकसभा, 384 सीट राज्यसभा है। भारत के नई संसद का आकार त्रिभुजाकार है जो 64,500 मीटर स्क्वायर में है। पहला इसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 971 करोड़ की लागत से बनाया गया। इसका वास्तुकार विमल पटेल है। नई संसद भवन का बात किया जा रहा है। देखिए बीपीएससी टीचर का 448 भारत की संसद के नए भवन में प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री विमल पटेल। भारत की राजधानी में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्टा के प्रमुख अंग संसद भवन के नई इमारत का प्रभावी वास्तुकार पद्मश्री पुरस्कार विमल पटेल है। विमल पटेल की वर्ष 2019 में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में असाधारण काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारत में नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी तथा उनमें से 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। नए संसद भवन में 3 पड़ोसी भवन है भवन, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। कौन कौन? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, 3 पड़ोसी भवन। क्वेश्चन नंबर 449 भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 245 अनुच्छेद करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 245 से 255 संयुक्त राज्यों के बीच विधायक शक्तियों के वितरण का वर्णन। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून के बारे में राज्य क्षेत्रीय परिवर्तनों के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 450 निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य के रूप में होता है? तो पराक्रम समिति का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 451 किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 452 वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? तो राइट सोनट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 453 भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 54, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री को तो सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री का पद तकनीकी रूप से एक संवैधानिक पद नहीं है। अगर संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु ऐतिहासिक रूप से अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री का उप प्रधानमंत्री निर्देश किया है। इस पद को भरने के कोई संवैधानिक अनिवार्य नहीं है और यह पद किसी प्रकार का विशेष शक्ति प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 455, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व है। देखिए, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 50(3) के अनुसार सरकार की संसदीय प्रणाली वो जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 456, विपक्षी दलों के नेता के सदन में विपक्षी के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 457, संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्षों से पूरा किया है? तो लोक लेखा समिति 100 वर्ष पूरा किया है 2022 में। देखिए, संसद की 3 वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। इनमें से एक लोक सेवा समिति ने अपने कार्यकाल में 100 वर्ष पूरे करने के लिए इस समिति को 2021 में भारत सरकार अधिनियम 2019 के माध्यम से गठित किया गया था। इसका गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308 के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य संसद द्वारा सरकार के दिए गए धन निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए। सुनिश्चित करता है कि गौरतलब है कि समिति से कार्य निकाय नहीं है, केवल ऐसे निर्णय ले सकते जो केवल सलाहकार प्रकृति का हो। इस समिति में 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल होता है। इस समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति में सदस्य के लिए तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 458, रूस में ड्यूमा को क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है। देखिए, ड्यूमा रूसी संसद का नाम है। यह एक विधायक प्राधिकरण है जो 450 सदस्य होते हैं। 1905 ईस्वी में 4 निकोलस द्वितीय के द्वारा ड्यूमा का सर्वप्रथम गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 459, केंद्रीय सूची के विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का कौन विस्तृत कर सकता है? संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। देखिए, केंद्र के सूची विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का संसद विस्तृत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का मुख्य 3 प्रकार होता है। कौन कौन? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परमादर्शी क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 460, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का आशय क्या है पूछ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो। देखिए, इसको समझ लेते हैं। संसद के दोनों सदनों प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को जो शून्यकाल कहा जाता है, यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन में तक चलता है। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। इसके लिए संसद सदस्य को बैठक के दिन सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष, सभापति को नोटिस देना होता है तथा अनुमति मिलने पर शून्यकाल से प्रश्न पूछ सकते हैं। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्र द्वारा दिया गया है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को वे तो उसे तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, उसे सवाल को उठाता है। क्वेश्चन नंबर 461, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है क्या?
शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 462, भारत में विधि निर्माता सर्वोच्च के निकाय का है? संसद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 463, निम्नलिखित में से संसद के किस गौर सदस्य को इससे संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत के मानवाधिकार का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान का अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है जो भारत सरकार के विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है तथा उसके पश्चात प्रथम पद धारण करता है। भारत के महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन अनुच्छेद 88 के अनुसार वह किसी भी सदन में बैठ सकता है तथा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 464, संसद के दो अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुगोग अंतराल अवधि होता है? तो 6 माह का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 465, देखिए कितना लंबा लंबा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पढ़िएगा एकदम आराम से, देखिए कितना से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 198 में धन विधायक का पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधायक को रोक लेता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों के बाद इसे विधायक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो 14 दिनों तक माना जाएगा। मान कि कोई भी धन विधायक है, उसे संसद रोकना चाहता है, संविधान से अनुच्छेद रोकना चाहता है, तो कितने दिन तक रोक सकता है? उसके बाद स्वतः ही वो पारित 14 दिन तक, उसके बाद ही स्वतः ही धन विधेयक पारित हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में धन विधेयकों के संबंध विषय प्रदान किया गया है। तो यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है, तो 14 दिन के बाद विधायक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 466, देखिए फिनलैंड की संसद कहलाती है? फिनलैंड की संसद ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। अब देखिए जितना संसद है ना, इम्पोर्टेंट संसद, इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए अफगानिस्तान के संसद को शूरा कहा जाता है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान को शूरा और फिनलैंड को संसद कहा जाता है। मालदीव को मजलिस, देखो माल से मजलिस, मजलिस। जापान पान का डाइट कहता है ना, डाइट मैंने पान का थूक देता है, डाइट डाइट डाइट। इजराइल के नेसेट नेसेट। क्रोएशिया के सबोर, क्रोएशिया के सबोर। बांग्लादेश के जातीय संघ, बांग्लादेश के जातीय। नेपाल के नेशनल पंचायत, नेपाल के नेशनल। अफगानिस्तान के शूरा, फिनलैंड के संसद, मालदीव के मजलिस, जापान के डाइट, इजराइल के नेसेट, क्रोएशिया के सोरा, बांग्लादेश के जातीय संघ, नेपाल के नेपाल नेशनल पंचायत कहा जाता है। अब देखिए इजराइल के क्या पड़ता है? नेसेट। और इजराइल के संसद किस नाम से? नेसेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 468, संविधान सभा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 469, संसद और विधानसभाओं का विधायक नीतियों की जांच कैसे की जाती है? तो न्यायिक समीक्षा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 470, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसमें संयुक्त होते हैं? सब शक्ति किसमें होता है? तो राज्यसभा में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 7वें अनुच्छेद में विधायी विषयों को 3 सूचियों में संवर्गित किया गया है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची तथा समर्थित सूची। जो विषय इन तीनों सूचियों में अवशिष्ट दिए रह गए हैं, जो अवशिष्ट विषय कहा जाता है, इस संबंध में विधायक शक्ति संसद के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 471, भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? तो पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए भारत के पार्लियामेंट संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा सन 1927 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया। इस भवन का अभिलंब दो प्रसिद्ध वास्तुकार पर एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया थी। संसद
नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 472, संसद के प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति, कौन अस्थायी समिति है? इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा सदस्य है। तो प्राक्कलन समिति किसके सिफारिश पर? जॉन मैथाई के सिफारिश पर 1950 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 473, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो वित्त मंत्री रखता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, 400, भारतीय संविधान के राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीकी से किया गया है। कौन? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से किया गया है। अब राज्यसभा के बारे में जितना क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचित प्रक्रिया का संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से ग्रहण किया गया। जैसे जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्र प्रस्तावना स्वतंत्रता समानता बुद्धत्व सिद्धांत लिया गया है। आयरलैंड राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य समग्र और स्वतंत्रता संयुक्त बैठक प्रस्तावना की भाषा पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया सोवियत से प्रस्तावना का न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदर्शों के लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 475 का मिलान करना है। राज्यसभा में स्थानों कमांडर को सम्मिलित करें। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तमिलनाडु में कितना है? 1 टन होता है, तो 4 होता है, 18 होता है। देख लीजिए तमिलनाडु में 18 वंटन होता है स्थानों का। महाराष्ट्र 19 में, छत्तीसगढ़ 5, पश्चिम बंगाल 16 में वंटन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 476, कितना? 476, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के सदन का होता है, नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में से उत्पादन किया गया है कि भारत एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा पद सभापति होगा। वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 64, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 का अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति क्रियाओं का अनुमान करता है, उस अवधि के दौरान वो राज्यसभा के सभापति पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। वो अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के पद सदन वतन भाषा का अवैतनिक हकदार होता है। क्वेश्चन नंबर 477, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 478, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? समाप्त होने के विषय कोई नहीं होता राज्यसभा का। देखिए संविधान के अनुच्छेद 83 एक के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है, किंतु उसके सदस्य में 1/3 सदस्य का प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति के सेवानिवृत्त हो जाएगा। इस तात्पर्य है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष के 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचन होगा और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का है। राज्यसभा को भंग राष्ट्रपति का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को प्राप्त नहीं है राज्यसभा का भंग करने का। उपयुक्त में से डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 480, राज्यसभा का स्थायी सदन कहते हैं क्यों? क्योंकि इसमें विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 481, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो वो 6 वर्षों के लिए सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति प्रधान अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 का राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता, राज्यसभा सभापति सदस्य का सदस्य न होता है। क्वेश्चन नंबर 483, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम है? तो सी हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार।
सबसे ज्यादा सीट कितने में राज्यसभा को? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार। देखिए, संविधान के संविधान के अनुसूचित 4 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 सदस्य है। 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्य तथा संघ क्षेत्रों से किया जाता है। 12 सदस्य मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित क्रम अथवा विकल्प चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश 31 होता है राज्यसभा सदस्य, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16। देखिए, उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16। याद आया? उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16। फिर उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16। याद आया? फिर एक बार, उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16। याद हो सका। क्वेश्चन नंबर 484, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा यह कभी भंग नहीं किया जाता, सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, गलत है। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्य समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु का नहीं हो सकता, ये भी सही है। एक खाली 2 गलत दिए हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 तो 2 गलत था। क्वेश्चन नंबर 485, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, गलत है। 275 सदस्य, गलत है। ये गलत, ये भी गलत। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 486, राज्यसभा का लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो संविधान के संशोधन में, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई, जिसके अनुसार संविधान में संशोधन एक विषय बहुमत तथा 2 विषय बहुमत में आधे राज्यों का अनुसमर्थन से किया हो सकेगा। संशोधन के दोनों प्रक्रिया में राज्यसभा का लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। संशोधन की एक अन्य प्रक्रिया, जिसे साधारण समानता संशोधन कहा जाता है, अनुच्छेद 368 के अनुधीन संशोधन की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इनसे संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के प्रधान होता है, जबकि संविधान संशोधन 368 की दशा में संयुक्त बैठक का प्रदान नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 487, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु का 30 वर्ष का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 488, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होता है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में, अनुच्छेद 80 के 1 में वर्णित है कि राज्यसभा में अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, 12 सदस्य मनोनयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 489, भारत यदि एक देश का एक चुनाव लागू किया जाता तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, क्वेश्चन बहुत समझने वाला है। भारत में एक देश का एक चुनाव लागू करने के लिए निम्न अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। जैसे अनुच्छेद एक क्वेश्चन कर दे, संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 वर्णन में किया गया। अनुच्छेद 172 राज्यसभा के विधायकों के कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 अर्थात संसद सत्रह और विखंडन में भी संशोधन करना पड़ेगा। 174 अर्थात राज्य के विधान मंडल का सत्रह और विखंडन में भी संशोधन करना पड़ेगा। देखिए कितना, एक नियम लागू करना पड़ेगा, एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करना पड़ेगा, क्या-क्या संशोधन करना पड़ेगा। इसको आशा से फिर समझ लीजिए। देखिए, क्वेश्चन देखते हुए देखिए फिर से।
देखिए, भारत में यदि एक देश का एक चुनाव लागू किया जाता तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा उपक्रम के? देखिए, संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 172 कहता है राज्य की विधायकों के कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 का संसद सत्र सत्रावसान और विखंडन के बारे में संशोधन करना पड़ेगा। 174 का राज्य के विधानमंडल के सत्र और विखंडन में भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 356 राज्य सर्वाधिक तंत्र के विफल होने में भी संशोधन की दशा उत्पन्न करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 490 राज्य के संबंधित विषयों पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा कितने सदस्यों का बहुमत होता है? तो 2/3 सदस्य होता है। बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 491 राज्यसभा कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 राज्यसभा में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्षों में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 403 राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने से वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी उनकी कितनी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 494 राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है तो राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 495 प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 496 राज्यसभा के सभापति उपसभापति का अनुपात स्थिति में सदन का कौन करता है? तो उपसभा अध्यक्ष और पैनल के कोई एक सदस्य करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 497 राज्यसभा के सदस्य चुनाव की प्रक्रिया गणना किया जाता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान राज्यसभा के सदस्य को चुनाव की प्रक्रिया का सभी संशोधन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल अधिकार राष्ट्रपति महाभियोग विधि के समान संरक्षण और उपराष्ट्रपति का पद न्यायिक पुनर्विलोकन आदि किया जाता है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया जाए? संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, दीर्घ सदनीय व्यवस्था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली इत्यादि लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 498 का कहता है राज्यसभा साधारण विधायकों को अधिकतम निलंबित कर सकता है? तो 6 माह के लिए कर सकता है। राज्यसभा साधारण विधायक को अधिकतम 6 माह तक लंबित कर सकती है किंतु वह किसी विधायक को समाप्त नहीं कर सकती। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधायक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता तो उसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन उठ करेगा और विधायक पर अंतिम निर्णय बहुमत से आधार पर होगा जो संयुक्त अधिवेशन का फैसला लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 499 राज्यसभा धर्म विधायक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो धर्म विधायक को 14 दिन तक लंबित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 500 महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33 पर आरक्षण का प्रदान किया गया संबंध किससे है? किससे है? तो संसद और विधान परिषद से है। देखिए, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33 पर आरक्षण का प्रदान किया गया संबंध लोकसभा सदन विधानसभा से विधेयक राज्यसभा से वर्ष 2010 में पारित किया गया था लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। हाल ही में 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक 106वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 501 निम्नलिखित कथन पढ़े और सही विकल्प चुने। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और लोकसभा भारतीय सदन का दोनों का दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 501 तक मेरा कंप्लीट हो गया। जय हिंद जय भारत। हमको इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 501 से 602 तक क्वेश्चन देखेंगे। अब इसका टेस्ट कल होगा। जय हिंद जय भारत।